द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यह पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास 12 चैप्टर का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। क्लास 11 में हमने पढ़ा था ग्रुप 13 से लेके 18 तक के बारे में, और इस क्लास में क्लास 12 में जो है हम बेसिकली मतलब कि क्लास 12 में जो है 15, 16, 17, 18 ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। और भाई साहब ग्रुप 13, 14 तो हमने 11th में ही ख़त्म कर दिया था। बेसिकली बात करें तो अगर कोई व्यक्ति 11th में पढ़ा हो ना पढ़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपन को। मेन रीज़न क्या है, उसका कोई यूज़ ही नहीं है भाई साहब इसमें। ये खुद में एक नया चैप्टर है, इसमें मतलब कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा चाहे पढ़े हो नहीं पढ़े हो। ग्रुप पी में जो है मतलब कि पी ब्लॉक एलिमेंट में जो है कुल जो है मिला के 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप है, मतलब कि 13 से लेकर 18 तक के बीच का है। और इन ग्रुप में जो है 18 का नोबल गैस है, सबका अपना अपना प्रॉपर्टी है। ग्रुप 13, 14 में जो एलिमेंट था उसके बारे में हम नहीं बताएंगे, हम आपको बताना शुरू करते हैं ग्रुप 15 के बारे में। तो ग्रुप 15 में जो है बेसिकली कौन कौन एलिमेंट है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, ये जो आप देख सकते हैं कौन कौन है एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट जो है मोस्कोबियम। तो इसके बाद जो है मतलब कि पहले ये आप जान लीजिए कौन कौन है। ना पास सब बकवास, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस, AS फॉर आर्सेनिक, ना पास, SB फॉर एंटीमनी, बिस्मथ, सब बकवास। इस टाइप से याद कर सकते हैं, ना पास सब बकवास, ठीक है। तो ये याद करने का जो एक सिंपल सा तरीका है, तो इसको जान लीजिए। इतना कुछ होने के बाद जो है इसका जो है कुछ अकरेंस है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बस चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन का जो है बेसिकली 7 नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में आप बात करें तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, बिस्मथ, मोस्कोबियम। मोस्कोबियम बेसिकली मेटल होता है, बिस्मथ टाइपिकल मेटल, एसबी जो होता है यानी कि एंटीमनी मेटलॉइड होता है, और एस आर्सेनिक जो कि मेटलॉइड होता है, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन जो कि नॉन मेटल होता है। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात करें तो ये होता है NH2, उसके बाद NP3। N जो है 2 से 7 तक रह सकता है। एक ओवरव्यू दे दिए हैं आपको। अब चलिए शुरुआत करते हैं। मेन बेसिकली मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो है उसमें 78% वॉल्यूम होता है एटमॉस्फेयर का, अर्थ क्रस्ट का, यानी कि हमारे अर्थ क्रस्ट पे जो है कुल मिला के 78% है। लेकिन इसका यूज जो है बेसिकली बहुत कम है, एग्जाम में पूछा नहीं जाता है जनरली। उसके बाद जो है इसका जो बेसिकली फॉर्म है एक चाइल्ड साल्ट फेट्रे, चाइल्ड साल्ट फेट्रे। यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है लिखा हुआ है, मतलब कि ये जो बेसिकली इस फॉर्म में जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है चाइल्ड साल्ट फेट्रे में, अर्थ क्रस्ट में। और ये सोडियम नाइट्रेट में भी जो पाया जाता है, और ये जो है प्लांट्स एनिमल में जो है पाया जाता है, यानी कि प्लांट्स एनिमल जो प्रोटीन होता है उसमें जो है पाया जाता है ये बेसिकली, ठीक है। ये जो है कुछ इसका जो है ऑकरेंस का, यानी कि ये कहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद जो है बात करते हैं फॉस्फोरस पर। पहले एक ओवरव्यू ले लीजिए फिर जाकर शुरुआत करेंगे। फॉस्फोरस जो है वो हमारे बोन में पाया जाता है, और फॉस्फोरस जो मिल्क और एग में पाया जाता है। उसके बाद मोस्कोबियम है, तो ये जो एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5f14, 6d10, 7s2, 7p3 होता है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है इंक्रीज करता है। उसका तो कोवैलेंट रेडियस जो होता है, यहाँ पे जो है ये सारा कुछ जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ से जो आप कुछ आपको पता चल जाएगा। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो कोवैलेंट रेडियस जो होता है वो भी जो है इंक्रीज करता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा बिस्मथ का है कोवैलेंट रेडियस, आप देख सकते हैं 148 है, उससे थोड़ा सा कम 141 एसबी का है। यानी कि हम बात करें तो एसबी क्या होता है, इतना देर से तो आपको ये पता चल ही गया होगा क्या होता है, एंटीमनी होता है। तो यानी कि फिर से जो एसबी हो गया, फिर आर्सेनिक हो गया, फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया। जैसे हम नीचे जाएंगे कोवैलेंट रेडियस जो है वो बढ़ते जाएगा। उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी का बात करें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है मतलब कि वो जो है डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, क्योंकि एटॉमिक साइज जो है धीरे धीरे जो बढ़ते जाता है, ठीक है। एटॉमिक साइज जो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, तो ये जो है मतलब कि नीचे इंक्रीज करेगा। तो चलिए जो है ये मतलब कि देख लेते हैं जो यहाँ पे क्या होता है। आप देख सकते हैं 1402, 1012, ये देखिए धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है नीचे जाने पे। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली SBBI का सेम रहता है। ये एक एक्सेप्शन है, देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल अबाउट एक्सेप्शन, इतना आप दिमाग में बिठा लीजिए। एनसीईआरटी केमिस्ट्री में एक्सेप्शन आपको याद करना पड़ेगा। एनसीईआरटी में अगर एक्सेप्शन यही याद करने वाले हैं आप तो आपको चैप्टर जो है समझ में तो आएगा अच्छे तरीके से, लेकिन काम का नहीं रहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली जो होता है ये जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक का SB = BI होता है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का, उससे कम फॉस्फोरस का, उससे कम आर्सेनिक का, ये दोनों का बराबर होता है। जैसे हम नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डिक्रीज करते जाता है। चलिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जो हम ये सब बात कर ही लिया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में।
बारे में। तो ये जितने भी एलिमेंट हैं, ये सारे एलिमेंट जो हैं पॉली एटॉमिक फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करते हैं, और जो है नाइट्रोजन जो है डाइनाइट्रोजन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाई एटॉमिक गैस के फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करता है। बॉइलिंग पॉइंट जनरली जो है वो इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, बट द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज अप टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीजेज अप टू बिस्मथ। नाइट्रोजन के अलावा सारे जो है एलोट्रोपी दिखाते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस का जो है P4 पाया जाता है, उसका सबका अपना अपना है, Sb का भी है, बस सबका है। तो लेकिन जो है अब चलिए थोड़ा सा जो है हम जो है कुछ देख लेते हैं, जैसे कि ना पास सब बकवास, यानी कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक है, और उसके बाद जो है एंटीमोनी बिस्मथ। साइज जो है वो इंक्रीज करता है क्योंकि सेल नंबर बढ़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, मेटेलिक कैरेक्टर जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जो डिक्रीज करता है। ठीक है, इतना कुछ है ये डिस्कस कर लीजिए। जो है फिजिकल प्रॉपर्टी है इसका जो है कुछ मतलब कि किस किस फॉर्म में जो है, ये सिंपली भाषा में बोले तो एग्जिस्टेंस इसका जो है कैसे कैसे जो है कुछ कुछ है। ठीक है, इतना कुछ होने के बाद जो है ये केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम देखेंगे, लेकिन सब के बारे में पर्सनली देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए, मतलब इसके बारे में देखेंगे, थोड़ा सा दूर जाइए बस। एनोमोलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। भाई साहब सबके पास कुछ न कुछ विद्या है, ज्ञान है, अद्भुत जानकारी है, लेकिन उसका कोई दुरुपयोग भी करता है। लेकिन किसी के पास, जैसे कि आप देखिएगा, अगर हर व्यक्ति एक जैसा रहे तो काम चलेगा नहीं, सब के अंदर में कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉब्लम चलता है। जैसे कि अपना भाई साहब हो गया हाइड्रोजन, जी पहला जो है वो तो पूरा एक्सेप्शन है, लेकिन नाइट्रोजन भी कुछ कम नहीं है भाई सब। एनोमोलस प्रॉपर्टीज के अंदर भी कूट कूट के भरा हुआ है। एनोमोलस प्रॉपर्टी क्या होता है, जो होना चाहिए वो है नहीं, जो नहीं होना चाहिए वो है, मतलब अपने ग्रुप से अलग। भाई साहब सारे लोग गोरे बीच में काले, या फिर सारे काले तो बीच में गोरे। जैसे कि अगर मान लीजिए अमेरिकन है 15-20, बीच में अफ्रीकन घुस जाए तो कैसा लगेगा, बस उसी तरह जो है यहाँ पे नाइट्रोजन का केस है। ठीक है, अब जो है नाइट्रोजन जो है एग्जिस्ट करता है N2 के फॉर्म में, क्योंकि स्मॉल साइज की वजह से इसके पास हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होता है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, और इसके पास d ऑर्बिटल का कमी होता है। बाकी सारे जो है वो पॉलीएटॉमिक है, D5 मतलब कि जो है जैसे कि P4 हो सकता है, इसमें भाई साहब N2 ही होगा, इसका स्मॉल साइज होता है। नाइट्रोजन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है बहुत बहुत ज़्यादा है, और उस सबका कम है या फिर कुछ भी है। कैटिनेशन टेंडेंसी जो है वो तो है ही नहीं। कैटिनेशन क्या होता है वैसे, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जैसे कि कार्बन को छोड़ दीजिए ना, वो तो अपना पड़ोसी बना बना के पूरा भारत को नाप लेगा। ये भाई साहब जो नाइट्रोजन 1 के 2 के बाद थक जाएगा। इसका सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो वो कम है, यानी कि खुद में खुद जो है बॉन्ड नहीं बना सकता है। लेकिन भाई साहब क्वेश्चन तो बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, वो आखिर है क्यों उतना थेथर आदमी, मतलब उतना है क्यों खराब। तो इसका रीज़न क्या है, उसका जो है साइज जो है वो बहुत बहुत छोटा है, इसलिए इंटर इलेक्ट्रॉन डिपल्सन जो है बहुत बहुत ज़्यादा है, इसलिए सिंगल बॉन्ड जो है वो टूट जाता है। और जो है रीजन समझ गए, नाइट्रोजन भाई साहब बहुत छोटा, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन डिपल्सन ज़्यादा, तो बॉन्ड टूट जाता है बहुत ज़्यादा करके, तो इसलिए ये जो है एग्जिस्ट नहीं करता अस्करा में। तो नाइट्रोजन जो है वो बेसिकली पी पाई मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। नाइट्रोजन जो है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और जो है नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी जो है 4 होता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल इसके पास है नहीं, और नाइट्रोजन जो है वो डी पाई या पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है। और इसका बॉन्ड इंथैल्पी जो होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 941 के जो है करीब यहाँ पे है। फॉस्फोरस आर्सेनिक ये सब सिंगल बॉन्ड बनाता है, ये सब का जो है एक मतलब कि उन सब से जो ये कैसे अलग है इसके बारे में जो है हमको बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है एन बॉन्ड जो है विकर होता है। अब जो है इसका जो है कुछ रिलेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, फॉस्फोरस और आर्सेनिक जो है ये डी पाई बॉन्ड बना सकता है और ये नहीं बना पाता है। ठीक है, अब इसका जो है केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पहले आप जान लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -3 + 5 3 रहेगा, थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं। ठीक है, -3 + 3 5 रहेगा। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट -3 Mg3N2 में रहेगा, और -2 जो होगा वो बेसिकली हो जाएगा NH2 यानी कि हाइड्रोजाइन में। Tendency to exhibit -3 oxidation state because on the group increases the size metallic character, positive oxidation state +3 + 5 है, stability +5 oxidation state decreases and that of +3 increases you go down the group due to the inert pair effect। चलिए +5 जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टेबिलिटी है ये +5, और ये है +3 जो है ये डाउन द ग्रुप जो है इंक्रीज करता है। सिंपल भाषा में बोले क्या,
जो +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो धीरे धीरे नीचे जाने पे डिक्रीज करता है और +3 पे इंक्रीज करता है नीचे जाने पे ग्रुप पे। क्यों? तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इट इज द रिलक्टेंस ऑफ 2 NS इलेक्ट्रॉन तो एटमॉस्फेयर टू पार्टिकल इन द बॉन्डिंग इज जनरली शोन द एयर मेटल। जो NS जो बॉन्डिंग होता है उसमें जो कुछ चेंजिंग होता है, ये बेसिकली हायर मतलब कि मेटल में ये देखा जाता है। ये 11th का टॉपिक, इस पे बोलने लगे तो बस चले गया 10 मिनट 15 मिनट, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा आपको। चलिए अब जो है डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन के बारे में कुछ जान लेते हैं। कुछ एलिमेंट हैं वो जो है ऑक्सीडेशन भी करते हैं, रिडक्शन भी करते हैं। जैसे कि रिएक्शन अगर हम लिखना चाहें तो होने के बाद जो है इतना कुछ तो हो गया अपन को। अब जो है डाइनाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। N2 होता है जी, N2। इसका प्रिपरेशन कैसे होता है? बेसिकली डाइनाइट्रोजन को जो है हम कॉमर्शियली प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। लिक्विफेक्शन के बारे में तो जानबे करते होंगे। लिक्विफेक्शन जो एक आसान टर्म होता है। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन होता है और डिस्टिलेशन लिक्विड हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट 17.2 का डिस्टिलेशन। चलिए छोड़िए। डाइनाइट्रोजन का प्रिपरेशन जो है एक कॉमर्शियल मेथड होता है, यानी कि घरेलू काम के लिए, एक बिक्री काम के लिए होता है, यानी कि जो है पब्लिक अमाउंट के लिए। कॉमर्शियली जो है बात करें, मतलब कॉमर्शियल बिक्री के लिए हुआ प्रिपेयर्ड बाय लिक्विफेक्शन एंड फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ एयर लिक्विड। लिक्विफेक्शन होता है मतलब कि लिक्विड को जो है एक तरह से, ये जो है आप पढ़े होंगे आप, जो है लिक्विफेक्शन क्या होता है, जिस तरह मतलब लिक्विड को जो है धीरे धीरे कम किया जाता है, फिर उसमें से निकाला जाता है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की मदद से। हवा से जो है मतलब नाइट्रोजन निकाला जाता है, यानी कि एयर में सब कुछ 78% तो यही है, ये निकाला जाता है, ठीक है। और लैब में भाई साहब कैसे है, NH4Cl + NaNO2, ये जो रिएक्शन देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन की मदद से यहाँ पे देख सकते हैं NH4Cl जो है + NaNO2, सोडियम जिंकेट होता है NaNO2, ये दिमाग में रखना है आपको। उसके बाद जो है NaCl यहाँ पे N2 रिलीज हो जाता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH3 यहाँ पे जो है NOHNO3 जो है कुछ इम्प्योरिटी के फॉर्मेट में भी जो है ये जो है एग्जिस्ट करता है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH3 जो यहाँ पे जो फिर इसका जो कुछ जो है रिएक्शन होता है, दिस इम्प्योरिटी जो है इसको जो हम रिमूव कर सकते हैं। दिस इम्प्योरिटी कैन बी रिमूव बाय पासिंग द गैस थ्रू एक्वस H2SO4 कंटेनिंग K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है, वहाँ से जो है इसको रिलीज कर सकते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, ये जो है इसका मतलब कि जो है ये जो है इसका जो अथी है, ये मतलब कि रिएक्शन है कुछ जो केमिकल प्रॉपर्टी है। थर्मल डिकम्पोजिशन अमोनियम डाइक्रोमेट का होता है, जिसमें N2Cr2O3 4H2। ये सब रिएक्शन आपको याद रखना बहुत जरूरी है, याद नहीं रहेगा फिर गड़बड़ जाएगा। याद कर लीजिए तो मजे में रहिएगा, नहीं याद कीजिएगा तो फिर सजा में रहिएगा, इतना दिमाग में रख लेना है। हाँ ये देखिए, ये टर्म ये कैसे छूट गया, हम कैसे नहीं छोड़ सकते इस तरह को। वेरी प्योर नाइट्रोजन भाई साहब, वेरी प्योर नाइट्रोजन को जो है हम सोडियम एजाइड बेरियम एजाइड की मदद से जो है निकाल सकते हैं। इसका रिएक्शन ये होता है, एक रिएक्शन तो यहाँ पे लिखा हुआ है। डाइनाइट्रोजन इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैसेस। नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप होते हैं, ये ऑर्डरलेस होता है, कलरलेस होता है और टेस्टलेस होता है। ये वेरी लो सोल्युबिलिटी होता है इसका वाटर में, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है, ब्रीजिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है। और ये भाई साहब जो इनर टेम्परेचर पे, यानी कि रूम टेम्परेचर पे इनर्ट रहता है, रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसका जो है बॉन्ड इंथैल्पी N ट्रिपल बॉन्ड N जो है बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम में जरूर आएगा क्वेश्चन, यहाँ से लिख लीजिए आप अपने मर्जी से, कॉपी में ये नोट कर लेना है आपको। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो लिख लेना है अच्छे तरीके से। जो क्यों होता है नाइट्रोजन इनर्ट रूम टेम्परेचर पे, तो रीजन है उसका क्योंकि हाई बॉन्ड इंथैल्पी होता है उसका, इस वजह से वो रहता है रूम टेम्परेचर पे इनर्ट। तो चलिए रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करता है, जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तापमान और टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो ये मेटल के साथ भी जो है रिएक्ट कर सकता है और कंबाइन कर सकता है। तो यहाँ पे जो है इसका रिएक्शन देल है 6Li + N2 गिव्स 2Li3N हीट के प्रेजेंस में, फिर इसके साथ रिएक्शन है। फिर यहाँ पे अमोनिया बनाने में बेसिकली मेन प्रिंसिपल जो है, वर्किंग जो है, यूजेज जो है इसका जो है वो अमोनिया बनाने में ही होता है। N2 + 3H2 देता है 2NH3। हीट ऑफ फॉर्मेशन -46.1 kJ/mol होता है। डाइऑक्सीजन के साथ जो ये कंबाइन करता है बहुत हाई टेम्परेचर पे। तो बेसिकली अब जो है इसका यूज के बारे में हम जानेंगे, इसका यूज आखिर है क्या। मेन रोल इसका होता है अमोनिया बनाने में, जो कि हेबर्स प्रोसेस के द्वारा होता है। दूसरा काम होता है इनर्ट एटमॉस्फेयर को ढूंढने में, जो कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। और तीसरा काम होता है रेफ्रिजरेंट का। और चौथा काम होता है जो फूड आइटम होता है ना, जैसे कि बिंगो, टेढ़े मेढ़े, ओयोस और बहुत सारे, उसको जो है पैकिंग किया जाता है एयर फिल्ड ट्यूब, उसमें बेसिकली नाइट्रोजन ही रहता है ताकि वो लंबे समय तक चले, उसका एज जो है बराबर मात्रा में बढ़ते रहे। तो यहाँ पे सोडियम एजाइड का तभी जो हम रिएक्शन बताना चाह रहे थे वो रिएक्शन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, जहाँ पे हम बहुत बार अटक गए थे क्योंकि स्क्रीन पे चलता ही नहीं था वो हमारा पेन। यहाँ पे वो रिएक्शन लिखा हुआ है, अच्छे तरीके से है लिखा, खराब नहीं। तो
देखिए आपको हमने बोला था तभी ही एंटी जो है क्यों लेस रिएक्टिव होता है रूम टेम्परेचर पे, बिकॉज ऑफ इट्स हाई बॉन्ड इंथैल्पी, बिकॉज ऑफ इट्स हाई बॉन्ड इंथैल्पी। अब एमोनिया बनाने का विधि के बारे में जानेंगे। एमोनिया आखिर हम बनाते कैसे हैं, एमोनिया का जो है क्या प्रिंसिपल है, क्या प्रोसेस है। अगर छोटा मात्रा में एमोनिया है तो ये भाई साहब एयर और सॉइल में भी मिल जाएगा, जो कि नाइट्रोजनियस ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि यूरिया की वजह से होता है। NH2 को NH2 प्लस पानी मिला डालो तो मिल जाएगा NH4CO3। इसका रिवर्स रिएक्शन से 2NH3 H2O प्लस CO2 यहाँ पे जो है बेसिकली एमोनिया का फॉर्मेशन हमको देखने को मिल सकता है। मिल सकता नहीं है, मिलता ही है। ये जो एमोनिया का यहाँ पे देख सकते हैं NH3 प्लस H2 प्लस CO2, ठीक है। ये एमोनिया का फॉर्मेशन है, लेकिन ये तो है कम में के लिए, यानी कि बहुत कम के लिए, मतलब कि घरेलू उपाय के लिए। और उसके बाद आता है थोड़ा सा ज़्यादा लेवल, यानी कि स्मॉल स्केल पे, तो एमोनियम साल्ट का जो है हम यूज कर सकते हैं। कॉस्टिक सोडा या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डिकम्पोज किया जाता है, तोड़ा मरोड़ा जाता है, तब जाके होता है NH4 प्लस Cl दे दे, NH4Cl प्लस CaOH2 तो मिल जाएगा हमको एमोनिया, या फिर NH4 2SO4 यहाँ पे कॉस्टिक सोडा के साथ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ है। दोनों जगह पे सोडियम एमोनियम क्लोराइड का यूज हुआ है, एक जगह पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज हुआ है। ये जो देख रहे हैं ये एमोनियम क्लोराइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कॉस्टिक सोडा है, यहाँ पे एमोनिया मिल रहा है, पानी मिल रहा है, Na2SO4 मिल रहा है, मतलब कि सोडियम सल्फेट मिल रहा है, और जो है यहाँ पे मतलब सारा है कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है। ये सारा जो है ये एक रिएक्शन दिया हुआ है जो कि आसानी रहता है याद करने में। लेकिन अभी तक हम बात किए थे एक जो अपने मन से मिले, एक जो मिले स्मॉल स्केल पे, लेकिन भाई साहब फैक्ट्री में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हैबर्स प्रोसेस का यूज होता है। N2 प्लस 3H2 गिव्स अस 2NH3। ये जो है रिएक्शन है, ये रिएक्शन को याद कर लेना एकदम अच्छे से। N2 प्लस 3H2 गिव्स अस 2NH3, N2 प्लस 3H2 गिव्स अस 2NH3, N2 2 नहीं जी, N2 प्लस 3H2 गिव्स अस 2NH3। रिएक्शन याद हो गई ना, 3 बार मैंने तो बोला। अब बाकी आपका मन यहाँ पे जो है, यहाँ पे लेटेक्ट प्रिंसिपल है, या पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। ऑप्टिमम कंडीशन जो होता है अमोनिया का, वहाँ पे प्रेशर लगभग 200 atm रहना चाहिए और टेम्परेचर लगभग 700 केल्विन जो है रहना चाहिए। और कैटेलिस्ट का जो है यूज हम बेसिकली करते हैं K2O और Al2O3, ठीक है। एमोनियम प्रिपेयर जो है यहाँ पे कुछ होता है। अब चलिए इतना कुछ होने के बाद जो है इसका प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी जो है वो दो होता है, एक फिजिकल होगा, एक केमिकल होगा। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी का बात कर लेते हैं। तो ये जो है कुछ इतना दूरी में लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम सिंपल भाषा में बताना चाहे तो ये होता है कलरलेस गैस लुक पंजेंट ऑर्डर का, यानी कि थोड़ा सा रंग रहता है। और जो है इसका फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ये इतना दिया हुआ है, और जो है सॉलिड लिक्विड स्टेज में हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ रहता है। मेल्टिंग में बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका हायर रहता है, पानी में बहुत जल्दी मिल जाता है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेसिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। प्रॉपर्टीज फिजिकल बात करें एक वर्ड में तो कलरलेस गैस विद पंजेंट ऑर्डर एसोसिएटेड तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। नोट करते रहिए समय समय पे, क्योंकि नोट ही आपको आगे ले जाएगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमोनिया आर हायर, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, एक्वा सॉल्यूशन बेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। फिर से सुन लीजिए, कलरलेस गैस विद पंजेंट ऑर्डर associated through intermolecular hydrogen bond, melting and boiling point of ammonia are very higher या फिर higher, highly soluble in water, aqueous solution basic due to presence of OH minus ion। आप प्रॉपर्टीज बात करेंगे केमिकल एमोनिया का। इट फॉर्म्स एमोनियम साल्ट, यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है इट फॉर्म्स एमोनियम साल्ट विद एसिड। एसिड के साथ इसको डाल दो तो भाई साहब एमोनियम साल्ट बना देगा, और वीक बेसिस में प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेता है। NH4OH प्लस FeCl3 गिव्स अस Fe2O3.XH2O, इसका जो है सॉलिड स्टेट आता है NH4Cl, यहाँ पे मिल रहा है NH4OH। यहाँ पे रिएक्शन जो है यहाँ पे Fe2O3XH2O जो है ये जो है मतलब कि बेसिकली व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं, ब्राउन प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है, और वो व्हाइट प्रेसिपिटेट के जो है फॉर्म में है, ठीक है। लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम ऑफ द अमोनियम मॉलिक्यूल मेक्स इट लुईस बेस। बेसिकली लोन पेयर जो होता है इसको लुईस बेस बनाया गया है, ठीक है। अब जो है इतना कुछ किए, इसका प्रॉपर्टी को पढ़े, ये सब कुछ किए, तो इसका तो कुछ यूज होना चाहिए ना भाई साहब। तो ये जो है यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है, रिएक्शन सबको देख लीजिए। इसका यूजेस क्या होता है, एमोनियम का जो बेसिकली यूज होता है, बहुत सारे नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर जैसे खेत में डाला जाए, यूरिया डाला जाए, नाइट्रेट डाला जाए, पोटास दिया जाए, DAP दिया जाए, और इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपोनेंट बनता है। और सबसे ज़्यादा काम है नाइट्रिक एसिड बनाने का HNO3, और लिक्विड एमोनिया का यूज तो ऐसे रेफ्रिजरेंट के रूप में करते हैं हम।
कहीं होटल में जाइएगा ना, बोलिएगा साहब हमको क्रीम चाहिए, मतलब क्या आइसक्रीम चाहिए, वेनिला फ्लेवर, ये फ्लेवर, वो फ्लेवर, ये वो तेरा जो भी जानिए, लेकिन अगर उसके पास नहीं बना है तो वो नाइट्रोजन का जो यूज करता है, नाइट्रोजन का यूज किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन का। अगर इसमें हाथ दे दीजिए तो बहुत लगभग जो है मिली सेकेंड में आपका हाथ को जमा सकता है, इतना पावर होता है भाई साहब इसमें। यानी कि इंस्टेंटेनियस कोल्ड के लिए जो है इसका यूज बेसिकली किया जाता है। यहाँ पे देखिए आपको हम बताए थे NH3 क्यों लूज बेस के साथ काम करता है, मतलब क्यों एक्ट करता है, क्योंकि बस लोन क्लियर होता है। ठीक है, ये इंटेक्स क्वेश्चन है, इसको देख लेना है। अब इसका जो है ऑक्साइड्स है नाइट्रोजन का, ठीक है, तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन ये चार्ट में है। डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला N2O होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का जो होता है वो +1 होता है। और ये जो है इसका जो है रिएक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं NH4NO2, यहाँ पे कलरलेस गैस न्यूट्रल होता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO होगा और +2 होगा, 2N, यहाँ पे इसका रिएक्शन है कलरलेस गैस न्यूट्रल होगा। ये याद करने का थोड़ा सा जो है हम जादुई तरीका बताते हैं आपको, थोड़ा सा। डाई मतलब 2 यानी कि N2 होगा, नाइट्रोजन मोनो मतलब 1 तो NO होगा यहाँ पे, और नीचे आएंगे ट्रा है तो यानी कि 3 को नाइट्रोजन तो होगा ही, मतलब ऑक्साइड है 3 को ये होगा ही। डा है तो यानी कि 2 को तो होबे करेगा, टेट्रा है तो 4 को होबे करेगा ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन। डाई नाइट्रोजन देखिए, डे नाइट्रोजन यानी कि N2 होना चाहिए, डाई नाइट्रोजन N2 होना चाहिए, नाइट्रोजन तो N होना चाहिए, डाई नाइट्रोजन तो N होना चाहिए, आप देख सकते हैं N2 होना चाहिए। यहाँ पे ये जो लिखा है जैसे कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन मतलब N2 ऑक्साइड का O, तो N2O इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, रिएक्शन ये होता है कलरलेस गैस होता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन यानी कि N, मोनो ऑक्साइड यानी कि O, तो NO+2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये देख लीजिए आप अच्छे से। डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का मतलब डाई नाइट्रोजन हो गया N2, डाई नाइट्रोजन N2 ट्राइऑक्साइड O3, N2O3 +3 हो गया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 हो गया +4 हो गया। डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 +4 हो गया। और डाइनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड N2O5 जो कि 5 हो गया। बेसिकली पेंटा है तो 5 होता है, टेट्रा होता है तो 4 होता है। एवं सिर्फ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो 4 है ऑक्सीडेशन स्टेट, बाकी सब इसमें ट्रा है उसमें 3 है, जिसमें डा है उसमें 2 है, जिसमें मोनो है उसमें यहाँ पे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया। बस ये देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा थोड़ा सा, जो ये आसानी में बहुत ही मददगार करता है। ठीक है, इतना कुछ होने के बाद जो है चलिए अब नाइट्रिक एसिड के बारे में हम जानते हैं। नाइट्रिक एसिड होता क्या है? तो नाइट्रिक एसिड का जो प्रिपरेशन होता है बेसिकली लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर बाय हीटिंग KNO3 और NaNO3 का जो कंसंट्रेट H2SO4 और ग्लास रिटोर्ट में जो है किया जाता है। इन लेबोरेटरी नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर बाय द हीटिंग KNO3 और NaNO3 एंड कंसंट्रेट H2SO4 इन ग्लास रिटोर्ट। रिएक्शन इसका ये है, कुछ देख सकते हैं NaNO3 प्लस H2SO4 गिव्स अस NaHSO4 प्लस HNO3। यहाँ पे भाई सब मिल गया मुड़ा का HNO3, अच्छा लगता है पढ़ने में, लगे लगवे करता होगा, थोड़ा सा ही लगे ना, लगना चाहिए भाई साहब। अब यहाँ पे लिखा है ऑन ए लार्ज स्केल। दोस्त एक बात बता दूं, क्या वीडियो अच्छा लग रहा है तेरे को? लग रहा है तो कोई बात, बढ़िया बात, नहीं लग रहा है तो भी बढ़िया बात। अब मैं क्या करूं, वीडियो में बहुत कोशिश करूंगा, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो कमेंट करना, जो भाई साहब अच्छा नहीं है तो मैं सुधारूंगा। चलो प्रणाम भाई साहब। चलिए अब जो है बेसिकली ऊपर में जो रिएक्शन देना है ये जो है स्मॉल प्रोसेस के लिए है लेबोरेटरी में। अब उसको बाजार में उतार के तो बेचना है ना, 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो या फिर लाख रुपए किलो, जो भी किलो में बेचना उस हिसाब से तो बेचना भी है ना। तो हम यूज करते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड नहीं, जो किताब यूज करते हो तुम, ओस्टवाल्ड है ये जो है बेसिकली कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के बेस्ड होता है। NH3 एटमॉस्फेयर फॉर NH3 + 5O2 PTRH बहुत कैटालाइज फॉर NO। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन के साथ जो कंबाइन करते हैं NO2 देता है, इसका जो है कुछ प्रॉपर्टी है। लार्ज स्केल में बेसिकली ओस्टवाल्ड प्रोसेस के जरिए होता है। इस टाइप से एग्जाम में पूछा जाएगा आपको, क्या जो भाई साहब ओस्टवाल्ड प्रोसेस का यूज हम कौन चीज़ में करते हैं। यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के साथ इसका कुछ रिएक्शन है, ये देख लेना है आपको, इनसे बढ़िया अच्छे से दिमाग में पूछ जाएगा। अब चलिए हम जो प्रॉपर्टीज पे चले जाते हैं, ये सारा रिएक्शन को याद करना पड़ेगा। ठीक है, सल्फेट के साथ क्या होता है, इसके साथ क्या होता है, इसके साथ क्या होता है, उसके साथ क्या होता है, ये सब के बारे में जो है याद कर। अब बेसिकली यूजेस के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज नाइट्रिक एसिड का कहता है प्योर नाइट्रिक एसिड होता है जो प्योर हो, 100% प्योर। ये कलरलेस लिक्विड रहेगा पंजेंट ऑर्डर के साथ। नाइट्रिक एसिड जो येलो बन जाता है जब इसको ब्राउन गैस के साथ डिसोल्यूशन किया जाएगा, इनकी मिलाया जाएगा। जो भाई साहब लेबोरेटरी में बनाएंगे यानी कि
मास्टर साहब जो बनाता है स्कूल बॉक्स होगा तो HNO3, तो उसमें जो एजिट्रोप 60% 68% HNO3 का 32% H2O बायोमास का। एजिट्रोप क्या होता है ये अगर आपको पता नहीं तो मैं बता देना चाहता हूँ। ये वो है जिस जो क्वांटिटी पे डिपेंड बेसिकली नहीं करता है, नेचर पे डिपेंड करता है। ये आप जो है सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े होंगे अच्छे तरीके से। और जो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड होता है ये बेसिकली प्योर HNO3 से होता है जो कि नाइट्रोजन के साथ डिजोल्व होगा। केमिकल प्रॉपर्टी डिकम्पोजिशन, जब NO2 को डिकम्पोज किया HNO3 को डिकम्पोज किया जाएगा तो 4NO2 + O2 + 2H2 मिलेगा। एसिडिक नेचर का होता है कोई सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन ये देता है, इनके पानी के साथ डालेंगे इसको H3O + NO3 मिल जाएगा। मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है CaO + HNO3 gives us CaNO3O2 + H2O, NaCO3 HNO3 gives us NaNO3 + H2 + CO2। और यहाँ पे सब रिएक्शन लिखा है भाई, सब इतना कहने में ये जो सॉकेट फ्यूल के रूप में स्टेनलेस स्टील में अमोनियम नाइट्रेट बनाता है, नाइट्रोजन कैरेन ट्राइनाइट्रोटोल्यून और ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड, ये सब कुछ इसका मतलब कि यूज। अब जो है फास्फोरस का इलेक्ट्रोनिक एक वाइट फास्फोरस होता है। वाइट फास्फोरस बेसिक ट्रांसल्यूशन वाइट वैक्सी सॉल्यूट पॉइजनस होता है, पानी में नहीं घुलता है, कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। बॉइलिंग पॉइंट NaOH सॉल्यूशन का इनर एटमॉस्फेयर पे pH3 होता है, इनकी फॉस्फेन होता है। इसका रिएक्शन ये है, यहाँ पे हमको कुछ मिलेगा। सिंपल भाषा में थोड़ा सा आपको हम बताना चाहे तो वाइस प्रोसेस होता है ट्रांसफर वाइट वैक्सी सॉलिड है, ये पॉइजनस है इनसोल्युबल वाटर में। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे रेड फॉस्फोरस का। ये जो इसका मतलब कि एलोट्रोपिक फॉर्म है, देखिए आपको बताए थे ना हम जो नाइट्रोजन के बारे में सब कुछ पढ़े, नाइट्रोजन के बारे में कुछ नहीं पढ़ पाए, उसके ऑक्साइड के बारे में पढ़े। रेड फॉस्फोरस होता है ये जो है व्हाइट फॉस्फोरस को हम गरमाएंगे 573 केल्विन पे, और टेम्परेचर भाई सब इनर्ट रहना चाहिए रूम का, यानी कि कुछ नहीं रहना चाहिए एकदम मतलब कि जीरो, एक तरह से बोल सकते हैं। यहाँ पे कोई रिएक्शन दूसरा हो भी नहीं करेगा। 573 केल्विन पे को जलाएंगे उसको तो वहाँ पे तो हमको मिल जाएगा रेड फॉस्फोरस। रेड प्रोसेस को जब हाई प्रेशर पे यूज किया जाता है मतलब कि उसको जो है मतलब कि बहुत जरूरत होता है हाई प्रेशर का और हाई एनर्जी का, तब ये फॉर्म होता है। ये आयरन ग्रेड लेक्चर होता है, ये ओडरलेस नॉन पॉइजनस इनसोल्युबल था, पानी में ये भी नहीं घुलता है वो भी नहीं घुलता है, दोनों नहीं घुलता, ये दिमाग में रखना है। पॉलीमेरिक होता है चेन P4 का। उसका ब्लैक फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस दो होता है, एक अल्फा ब्लैक होता है, एक बीटा ब्लैक होता है। अल्फा ब्लैक बीटा ब्लैक होता है। जब रेड फॉस्फोरस को हीट किया जाएगा Cl2 में 803 केल्विन पे तुमको मिलेगा। इसको एयर में सब्लाइम किया जा सकता है। बीटा ब्लैक जो ये बेसिकली व्हाइट फॉस्फोरस को गरमाएंगे 473 केल्विन पे तब मिलेगा। इतना कुछ पहले इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बता दें आपको। व्हाइट फॉस्फोरस ट्रांसल्यूशन व्हाइट वैक्सी सॉल्यूट होता है, पॉइजनस इनसोल्युबल इन वाटर होता है, सोल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ये जो है NaOH में डिजोल्व कर सकता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट भी ठीक ठाक रहता है, मतलब कि एक तरह से बोले तो मतलब कि ये बेसिकली ये क्या है, व्हाइट फॉस्फोरस कौन फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, पिघला सकते हैं ना भाई साहब। रेड फॉस्फोरस हो गया, रेड फॉस्फोरस को जो व्हाइट फॉस्फोरस को गरमाएंगे तुमको मिलेगा, लेकिन दोनों जो है पानी में नहीं घुलता है, लेकिन NaOH सॉल्यूशन में घुल जाता है, ठीक है। अब जो फॉस्फेन के बारे में पढ़ते हैं। फॉस्फेन जो है बेसिकली ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं CH3P2 यहाँ से हमको देखिए टू पे यहाँ से हमको फॉस्फेन मिलता है। बेसिकली लेबोरेटरी में जब व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करते हैं कंसंट्रेट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, देखिए यहाँ पे लेबोरेटरी में जो ये बेसिकली व्हाइट फॉस्फोरस को जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के मीट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा। जो प्योर होता है ये नॉन फ्लेवर यानी कि जलेगा नहीं, गिराइएगा हाथ पे तो, ठीक है। इसको जो इम्प्योरिटी को प्यूरिफाई करने के लिए हम जो फोस्फोनियम आयोडाइड का यूज करते हैं। बेसिकली इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, कलरलेस गैस रहता है और जो सड़ा हुआ मछली रहता है उसका सुगंध होता है और ये पॉइजनस बहुत ज़्यादा होता है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होता है। ये बहुत ज़्यादा जो है मतलब कि बम जैसा काम करेगा, फूट जाएगा अगर इसको सही ढंग से कैटलिस्ट भी मिला तो। उसके बाद pH3H2 डिकम्पोज करता है लाइट ग्रेविंग फॉस्फोरस में। इसका जो ये मतलब इसका प्रॉपर्टी है स्लाइटली सोल्यूबल होता है वाटर में, वो सब दिखिएगा नहीं है जो आपको दो को बताए, यानी कि रेड फॉस्फोरस और व्हाइट फॉस्फोरस ये जो है पानी में नहीं जो है मतलब कि घुलता है, लेकिन ये घुलता है। लेकिन भाई साहब फॉस्फाइन का यूज कौन चीज में होता है, तो बेसिकली फॉस्फाइन का जो है यूज होता है कौन चीज में होता है, हॉल सिग्नल में। उसके बाद जो है कैल्शियम कार्बाइड बनाने में, उसके बाद स्मोक स्क्रीन में यूज किया जाता है। ये सब इसका कुछ जो है यूज है, ये सब याद करना ही पड़ेगा आपको। फॉस्फोरस है हैलाइड है, यहाँ पे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है, इसको जब बेसिकली ट्राइक्लोराइड को हीट किया जाता है फॉस्फोरस के वजह में तुमको मिलेगा। थायोनिल क्लोराइड को भी जब हम व्हाइट फॉस्फोरस से हीट करेंगे मिलेगा। ये इसका प्रोसेस 2-3 प्रोसेस होता है। ये कलरलेस वाइट लिक्विड होता है और ये मॉइस्चर की वजह में मतलब कि हाइड्रोलाइज कर जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड से जब रिएक्शन होता है, इसका जो पैरामेडिकल शेप होता है sp3 एबिडाइज होता है। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी कि PCl5 वाला जो है ये होता है बेसिकली व्हाइट फॉस्फोरस को जब ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो हमको मिलेगा। इसको SO2Cl2 के साथ भी जो हम बना सकते हैं। प्रॉपर्टी यूलेस व्हाइट पाउडर होता है मॉइस्चर में, ये PuCl3 में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकता है, ये फिर से डिकम्पोज भी कर सकता है। इसका भी कंपाउंड के साथ जो ये कुछ रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सो एसिड है इसका जो है यानी कि फॉस्फोरस का यहाँ पे जो H3PO2 H3PO3 H4P2O5 H4P2O6 ये सब है। एपोफॉस्फोरस है, ऑर्थोफॉस्फोरस है, पायरोफॉस्फोरस है, एपोफॉस्फोरस ऑर्थोपोरिक है, पायरोपोरिक है, मेटापोरिक, ये सब इसका जो है कुछ याद करने का तरीका है। अब ये सब कुछ याद करना जरूरी है बहुत ज़्यादा, नहीं याद कीजिएगा तो गड़बड़ पाँच हो जाएगा, याद कीजिएगा तो बहुत अच्छे से रहिएगा। तो यहाँ पे जो है इसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है वो देख सकते हैं। NCERT तो बुक अच्छा होता है, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है देख सकते हैं।
ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर लेते हैं पायरोफॉस्फेरिक एसिड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। इतना कुछ होने के बाद जो है हमारा ये जो है ग्रुप 15 एलिमेंट जो खत्म होता है। अब चैप्टर को हम शॉर्ट नोटेड में बात करें तो सबसे पहले हम पढ़े थे नाइट्रोजन के बारे में। देखिए सबसे पहले पेज को हम नीचे कर लेते हैं ताकि आपको आसानी पे में दिमाग में बैठा रहे क्या क्या हम पढ़े हैं अभी तक में। देखिए सबसे पहले चैप्टर शुरू कीजिएगा तो ना पास सब बकवास से याद कर लेना है आपको। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मॉस्कोबियम। ध्यान दीजिएगा एंटीमनी, बिस्मथ, आर्सेनिक के बारे में कुछ पढ़ भी नहीं किया क्योंकि ज़्यादा यूज ही नहीं है इसका। यूज बहुत है, अरे वैसे सबका यूज होता है लेकिन ज़्यादा यूज इसका होता है इसलिए। अब नाइट्रोजन का एनोमोलस प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ें, फिर नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड के बारे में पढ़े, फिर नाइट्रोजन से जो है कुछ कुछ जैसे कि NH3 अमोनिया बनता है उन सब चीज़ के बारे में पढ़े, फिर उन सब का यूज पढ़े, फिर जाकर तब उसका हैलाइड के बारे में पढ़े, फिर आइसोटोपिक नेचर होता है वो पढ़े, फिर नाइट्रोजन पढ़े, उसका फिर तब चल के फॉस्फोरस का फिर रेड वाइट ब्लैक पढ़े, फिर फॉस्फोरस का हाईलाइट पढ़े, फिर इसका जो कुछ कुछ जो फॉर्म होता है जैसे कि पैरोफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये मतलब कि पढ़े, फिर फॉस्फिन के बारे में पढ़े, फॉस्फोरस का हाईलाइट जो पढ़े, सबका प्रिपरेशन पढ़े, सबका यूज पढ़े, सबका प्रॉपर्टी पढ़े। देखिए पूछ नहीं चैप्टर में, किताब खोलिए सबसे पहले प्रिपरेशन देखिए, प्रिपरेशन के बाद फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद केमिकल प्रॉपर्टी देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी के बाद यूज देखिए, उसके बाद किताब बंद करके सो जाइए। यही इसका जो है कुछ है। ये जो है सबका जो ऑक्सो एसिड है फॉस्फोरस का, सबका ऑक्सीडेशन एसिड जरूर याद कर लीजिएगा, कुछ याद हो ना हो। जैसे H3PO3 का बहुत इंपॉर्टेंट है, +3 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। H3PO4 का +5 होता है। ऑक्सीडेशन एसिड बहुत आसानी में निकल जाता है, जैसे कि H3PO3 है तो 3 से हो गया, इधर 3 हो गया, यहाँ से निकल गया 3 यहाँ से निकल जाएगा। मतलब इससे बहुत 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 आसान है निकालना, लेकिन बहुत ही जो है आपको सारे का जो है याद रखना बहुत अनिवार्य है। फिर से बोल रहे हैं, आपको जो है ऑक्सीडेशन स्टेट याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। धन्यवाद। ग्रुप 15 एलिमेंट हम पढ़ लिए, ग्रुप 16 एलिमेंट भी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। धन्यवाद।